Good morning, students. Today we will do thinking about language of chapter 5. Question first. Look at these sentences. A part. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet. B part. The time when they thought about Wanda was outside of school hours. These italicized clauses help us to identify a set of boys, a place and a time. अब जो ये इटैलिसाइज्ड पार्ट है बच्चों सेंटेंसेज का, वो रिलेटिव क्लोजेज हैं बच्चों। और रिलेटिव क्लोजेज क्या होते हैं? जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों? जो नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेटिव क्लोज है फर्स्ट, वो है वेयर द रफ बॉयज, ये वाला हमारा रिलेटिव क्लोज है। और ये द रूम जो नाउन है उसके तुरंत बाद आया है और उसी को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो क्लोज है वो है हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स। तो ये वाला क्लोज बॉयज जो नाउन है उसके तुरंत बाद आया है, तो ये बॉयज को क्वालिफाई कर रहा है, वो बॉयज के बारे में जानकारी दे रहा है। नेक्स्ट हमारा जो क्लोज है वो है वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। तो ये भी बच्चों द रूम नाउन है, उसके तुरंत बाद आया है, तो ये रूम के बारे में जानकारी दे रहा है, रूम को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो क्लोज है वो है बच्चों व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। तो जो हमारा व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स क्लोज है, वो द टाइम को क्वालिफाई कर रहा है। द टाइम जो नाउन है उसके लिए आया है। तो उम्मीद है बच्चों आपको रिलेटिव क्लोज के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो रिलेटिव क्लोजेज यूज किए गए हैं वे हमें यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार के लड़के थे और कौन सी जगह थी और समय कौन सा था। दे आर आंसर्स टू द क्वेश्चंस व्हाट काइंड ऑफ रफ बॉयज। ये हमें उन प्रश्नों का जवाब देता है कि वो लड़के किस प्रकार के थे। तो ये किस प्रकार के लड़के थे? हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स। विच कॉर्नर डिड शी सिट इन। किस प्रकार के कॉर्नर में वो बैठती थी? तो ये कौन सा कॉर्नर था? वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। जहाँ पर पैरों के पटकने की आवाज़ें आती रहती थी उस जगह पर वांडा बैठती थी। तो ये हमें प्लेस के बारे में जानकारी देता है। इसी तरह टाइम के बारे में बताता है। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। तो पर्टिकुलर टाइम कौन सा था? आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। दे आर डिफाइनिंग और रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोजेज। ये डिफाइनिंग या फिर हम इसको रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोजेज कह सकते हैं। Compare them with the non-defining relative clauses discussed in unit first. अब हमें ये जो ऊपर डिफाइनिंग क्लोजेस दिए हुए हैं इनकी तुलना हमें यूनिट फर्स्ट में दिए गए नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज से करनी है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है अ नॉन डिफाइनिंग क्लोज इज सेपरेटेड बाय कोमाज। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है माई फ्रेंड हु इज अ टीचर हैज गॉन टू आगरा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इस सेंटेंस में हु
हु इज अ टीचर जो पार्ट है उसको कोमाज के द्वारा सेपरेट किया गया है। यहाँ माई फादर के बाद कोमा है और टीचर के बाद जो कोमा है उसके द्वारा जो रिलेटिव क्लोज नॉन डिफाइनिंग क्लोज है हु इज अ टीचर उसे सेपरेट किया गया है बाकी सेंटेंस के। लेकिन जो डिफाइनिंग क्लोज होता है बच्चों इज नॉट सेपरेटेड बाय कोमाज, उसे हम कोमाज के द्वारा अलग नहीं करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। और सेकंड जो डिफरेंस है वो क्या है, वो है जो नॉन डिफाइनिंग क्लोज होता है उसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो डिफाइनिंग क्लोज होता है उसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर सकते हैं। लेकिन कई बार डिफाइनिंग क्लोज में भी हम रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट नहीं करते हैं। तो ऐसा कब होता है, जब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करे तब हम उसे ओमिट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु गेव यू दिस पेन इज माई फ्रेंड। तो इसमें बच्चों हम जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है उसको ओमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो वर्ब गेव है उसके सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो इसको हम ओमिट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन को हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर दो मेन डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट, कंबाइन द फॉलोइंग टू मेक सेंटेंसेज लाइक दोज अबव। अब हमें ऊपर दिए गए सेंटेंसेज की तरह बनाने के लिए निम्नलिखित सेंटेंसेज को कंबाइन करना है, और वो किसकी मदद से करना है, रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से। तो यहाँ पर हमें डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज का यूज करना है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में हम नॉन डिफाइनिंग क्लोज का यूज करके आए हैं और इस लेसन में हम डिफाइनिंग क्लोज का यूज करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा, दिस इज द बस। व्हाट काइंड ऑफ बस, कौन सी बस जो आगरा जाती है, इट गोज टू आगरा। तो यहाँ पर हमें रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच और दैट का यूज करना है। किसी एक को यूज करना है, या तो विच को कर सकते हैं या फिर दैट को कर सकते हैं। यहाँ पर बस क्या है बच्चों, बस इज अ थिंग। तो बस के लिए हम विच और दैट दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बस की जगह कोई पर्सन होता, किसी पर्सन के लिए हम हु और दैट दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी थिंग के लिए हम विच और दैट का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको एक सेंटेंस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ रिलेटिव क्लोज, तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा, दिस इज द बस दैट गोज टू आगरा। या फिर हम कह सकते हैं, दिस इज द बस विच गोज टू आगरा। सेकेंड, आई वुड लाइक टू बाय अ शर्ट। विच शर्ट, कौन सी कमीज। यहाँ पर शर्ट को डिफाइन किया गया है, तो कौन सी शर्ट है, द शर्ट इज इन द शॉप विंडो। यहाँ पर भी हमें विच और दैट को यूज करना है, बिकॉज द शर्ट इज अ थिंग। तो यहाँ पर हम रिलेटिव क्लोज की मदद से जब सेंटेंस मेक करेंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, आई वुड लाइक टू बाय अ शर्ट विच इज इन द शॉप विंडो। या फिर हम दैट का भी यूज कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू बाय अ शर्ट दैट इज इन द शॉप विंडो। थर्ड, यू मस्ट ब्रेक योर फास्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब पर्टिकुलर टाइम कौन सा है, यू सी द मून इन द स्काई। वो पर्टिकुलर टाइम है जब आप आसमान में चांद देखो। यहाँ पर हमें रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन को यूज करना है। वी विल मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव क्लोज, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये सेंटेंस होगा हमारा, यू मस्ट ब्रेक योर फास्ट व्हेन यू सी द मून इन द स्काई। फोर्थ, फाइंड अ वर्ड। व्हाट काइंड ऑफ वर्ड, यहाँ पर नाउन क्या है, वर्ड है, और इसकी डिफाइनिंग के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इट बिगिंस विद द लेटर जेड। विच वर्ड, विच बिगिंस विद द लेटर जेड। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, फाइंड अ वर्ड दैट बिगिंस विद द लेटर जेड।
फाइंड अ वर्ड विच बिगिंस विद द लेटर जेड। तो दोनों तरह से हम इसको मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिफ्थ, नाउ फाइंड अ पर्सन। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन? यहाँ पर पर्सन को डिफाइन किया गया है, किस प्रकार के व्यक्ति को। हिज और हर नेम बिगिंस विद द लेटर जेड। वो व्यक्ति जिसका नाम लेटर जेड से शुरू होता हो। तो यहाँ पर पोजेसिव केस का यूज हुआ है क्योंकि हिज और हर नेम आया है, तो यहाँ पर पोजेसिव केस है, इसलिए यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन हुज का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा नाउ फाइंड अ पर्सन हुज नेम बिगिंस विद द लेटर जेड। अब हुज नेम में बच्चों पोजेसिव केस कौन है? हुज है। रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारा है वो हुज है, और ये किसके साथ आया है? नेम के साथ आया है, नाउन के साथ आया है, और इसीलिए इसको हम पोजेसिव केस कहते हैं। तो हुज हमारा अकेला ना आकर क्या आता है? अपने साथ नाउन को लेकर आता है, इसलिए इसको हम पोजेसिव केस कहते हैं। सिक्स्थ, देन गो टू अ प्लेस। अब यहाँ पर हमारा नाउन है अ प्लेस। अब विच प्लेस? व्हाट प्लेस? देयर आर नो पीपल हुज नेम बिगिंस विद जेड इन दैट प्लेस। अब यहाँ पर प्लेस के लिए हम वेयर का यूज करेंगे, तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर आएगा हमारा वेयर, और सेंटेंस हमारा बन जाएगा गो टू अ प्लेस वेयर देयर आर नो पीपल हुज नेम बिगिंस विद जेड। उस जगह पर जाओ जहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, ऐसे कोई लोग नहीं हैं जिनका नाम जेड से शुरू होता हो। तो ये थे हमारे सेंटेंसेज जिन्हें हमें कंबाइन करना था। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, द नरेटिव वॉइस। दिस स्टोरी इज इन द थर्ड पर्सन। अब ये जो कहानी है बच्चों फिफ्थ चैप्टर में, ये हमारी थर्ड पर्सन में नरेट की गई है। दैट इज द नरेटर इज नॉट अ पार्टिसिपेंट इन द स्टोरी। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो नरेटर है वो स्टोरी का कैरेक्टर नहीं है, पार्टिसिपेंट नहीं है। उसने कहानी को थर्ड पर्सन के माध्यम से नरेट किया है। बट द नरेटर ऑफन सीम्स टू टेल द स्टोरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। इसमें जो नरेटर है उसने कहानी को किसी कैरेक्टर के माध्यम से बताया है, जो इस कहानी का कैरेक्टर है, पार्टिसिपेंट है, उसके माध्यम से नरेटर ने कहानी को हमें बताया है। तो इसलिए हम इस कहानी को क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन में नरेटेड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। उदाहरण के लिए इस सेंटेंस में जो इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं उनको देखो। थैंक गुडनेस, थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप ऑन बोगिन हाइट्स और हैव अ फनी नेम। हुज थॉट्स डू द वर्ड्स थैंक गुडनेस एक्सप्रेस। अब थैंक गुडनेस जो वर्ड्स हैं वो किसकी तरफ से कहे गए हैं, किसके विचार हैं? मैडीज। अब ये किसके विचार हैं? मैडी ने ऐसा बोला है, नरेटर ने मैडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैडी के माध्यम से इन वर्ड्स को कहा है। हु इज ग्रेटफुल दैट ऑल्दो शी इज पुअर। यहाँ पर वह आभारी है कि वह गरीब है। शी इज येट नॉट एज पुअर एज वांडा। लेकिन क्या कह रही है कि वह उतनी गरीब नहीं है जितनी की वांडा है, और एज डिफरेंट या फिर उससे अलग रूप में। सो शी डज नॉट गेट टीज्ड। क्यों ऐसा कहती है? क्योंकि उसे परेशान नहीं किया जाता है। शी इज थैंकफुल अबाउट दैट। इसलिए वह इस बारे में थैंकफुल है, धन्यवादी है। क्योंकि वांडा की गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है पैगी के द्वारा और अदर स्टूडेंट्स के द्वारा, लेकिन
मैडी भी गरीब है लेकिन उतनी गरीब नहीं है जितनी कि वांडा है। तो इसमें फर्स्ट है, हियर आर 2 अदर सेंटेंसेज फ्रॉम द स्टोरी। कहानी से यहाँ पर 2 अन्य वाक्य हैं, अन्य सेंटेंसेज है। कैन यू से हुज पॉइंट ऑफ व्यू द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स एक्सप्रेस। क्या आप बता सकते हैं कि जो सेंटेंस में इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं वो किसकी तरफ से कहे गए हैं, किसको व्यक्त करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें, बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Wanda wasn't there। अब ये बातें किसके द्वारा एक्सप्रेस की गई है बच्चों? These italicized words express the point of view of Peggy and Maddie। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा पैगी और मैडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। सेकंड, वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। तो दीज वर्ड्स एक्सप्रेस द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नरेटर। तो ये जो थॉट्स हैं ये बच्चों नरेटर के थॉट्स हैं जो पाठ में, स्टोरी में व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। सेकंड, कैन यू फाइंड अदर सच सेंटेंसेज इन द स्टोरी। क्या आप कहानी में कुछ ऐसे ही सेंटेंसेज ढूंढ सकते हैं? यू कैन डू दिस आफ्टर यू रीड द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी एज वेल। आप ऐसा कहानी का सेकंड पार्ट पढ़ने के बाद भी कर सकते हैं। तो देखते हैं हम सेकंड पार्ट में ऐसे सेंटेंसेज को जो किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहे गए हैं। फर्स्ट है 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। तो यहाँ पर ये जो थॉट्स हैं, ये जो सेंटेंसेज हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहे गए हैं नरेटर के द्वारा? दीज थॉट्स एक्सप्रेस द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वांडा। ये थॉट्स वांडा के पॉइंट ऑफ व्यू से कहे गए हैं। नेक्स्ट है, क्राइज ऑफ एक्जैगरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। तो ये जो सेंटेंसेज है बच्चों ये एक्सप्रेस करते हैं पैगी के पॉइंट ऑफ व्यू को। दीज थॉट्स एक्सप्रेस द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पैगी। नेक्स्ट हमने लिया है, पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिज। तो जो ये थॉट्स हैं बच्चों ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करते हैं? दीज थॉट्स एक्सप्रेस द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नरेटर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, लुक एट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस की तरफ देखो। द इटैलिसाइज्ड एडवर्ब एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू। जो यहाँ पर इटैलिसाइज्ड एडवर्ब है वो किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को व्यक्त करती है, किसी के ओपिनियन को व्यक्त करती है। ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड was the blue one she wore every day. This was obvious to the speaker। ये बात स्पीकर को ऑब्वियस थी, स्पष्ट थी, तो यहाँ पर इसलिए इसने ऑब्वियसली यूज किया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है बच्चों। तो एडवर्ब क्या होती है? जो वर्ब को क्वालिफाई करे, वर्ब को डिफाइन करे, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। Other such adverbs are apparently, evidently, surprisingly, possibly, hopefully, incredibly, luckily। जो अन्य जो एडवर्ब्स हैं वो हैं apparently, evidently, surprisingly, possibly, hopefully, incredibly and luckily। Use these words appropriately in the blanks in the sentences below। अब हमें
जो ये एडवर्ब्स हैं अपारेंटली, एविडेंटली, सरप्राइजिंगली एट्सेट्रा, इन्हें हमें नीचे दिए गए सेंटेंसेज में यूज करना है। यू में यूज अ वर्ड मोर देन वंस, आप इनको एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं। एंड मोर देन वन वर्ड में बी एप्रोप्रिएट फॉर अ गिवन ब्लैंक, और एक ही ब्लैंक के लिए एक से ज़्यादा वर्ड भी यूज किए जा सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक है हमारा ब्लैंक, ही फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पर हम सरप्राइजिंगली वर्ड को यूज कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि he finished his work on time. Surprisingly, he finished his work on time. Second, blank, it will not rain on the day of the match. तो यहाँ पर हम होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा hopefully. Hopefully, it will not rain on the day of the match. Next, third, blank, he had been stealing money फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, वह अपने एम्प्लॉयर से रुपए चुरा रहा था। तो ये एविडेंटली हम बात कह सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एविडेंटली। नेक्स्ट है फोर्थ, टेलीविजन इज ब्लैंक टू ब्लेम फॉर द इंक्रीज इन वायलेंस इन सोसाइटी। प्रमाणिक रूप से हम समाज में जो वायलेंस बढ़ रही है उसके लिए टेलीविजन को ब्लेम किया जाता है, तो यहां पर आ जाएगा एविडेंटली। नेक्स्ट है फिफ्थ, द चिल्ड्रन विल ब्लैंक लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। तो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि बच्चे जो है अपनी मिस्टेक्स से सीखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा पॉसिबली। द चिल्ड्रन विल पॉसिबली लर्न फ्रॉम देयर mistake. Sixth, I can't blank lend you that much money. तो यहाँ पर भी हम possibly यूज कर सकते हैं, I can't possibly lend you that much money. Seventh, the thief had blank been watching the house for many days. तो यहाँ पर हम एविडेंटली यूज कर सकते हैं कि प्रमाणिक रूप से चोर जो है कई दिनों से घर को वॉच कर रहा था, घर पर नजर रखे हुए था, तो यहाँ आ जाएगा द थीफ हैड एविडेंटली बीन वॉचिंग द हाउस फॉर मैनी डेज। एट्थ, द थीफ ब्लैंक एस्केप्ड बाय ब्राइबिंग द जेलर। तो यहाँ पर हम दो को यूज कर सकते हैं, सरप्राइजिंगली भी आ सकता है या फिर इनक्रेडिबली। इनक्रेडिबली मीन्स अविश्वसनीय रूप से, जो चोर था वो जेलर को रिश्वत देकर अविश्वसनीय रूप से बच गया, तो यहाँ आ जाएगा इनक्रेडिबली। नाइन्थ, ब्लैंक नो वन हैड सजेस्टेड दिस बिफोर। किसी ने यह पहले नहीं सुझाया था, तो यहाँ पर आ जाएगा सरप्राइजिंगली, क्योंकि सरप्राइज कर सकते हैं कि ये बात तो मुझे किसी ने पहले बताई ही नहीं, तो यहाँ आ जाएगा सरप्राइजिंगली। सरप्राइजिंगली नो वन हैड सजेस्टेड दिस बिफोर। टेंथ, द वॉटर वॉज ब्लैंक हॉट। द वॉटर वॉज इनक्रेडिबली हॉट। पानी जो है अविश्वसनीय रूप से गर्म था। तो ये हमारा थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।